सो है गाइस, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टीपी एक्ट 1882 के बारे में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसके बारे में, जो कि कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो। आप लोगों को काफ़ी आसानी से और इजी तरीके से एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये दावा है आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेटेड टू द सेक्शन 6 ऑफ द टीपी एक्ट। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सेक्शन 6 है ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो क्या कहता है। ये कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर, लेकिन ये थोड़ा सा हेडलाइन अलग है। अगर देखोगे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको देखो तब समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेक्शन 6 एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर। जनरली any kind of property, movable or immovable, can be transferred. There are certain exceptions. तो यहाँ पर जो हेडलाइन है ना, जो सेक्शन 6 का व्हाट मे बी ट्रांसफर, ये एक्सेप्शंस है। इसके अंदर जो भी चीज़ें दिया गया है, जो भी क्राइटेरिया दिया गया है, वो चीज़ें आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे वो मूवेबल हो या इनमूवेबल हो। सेक्शन 6 इसी के बारे में बात करता है, लेकिन इसका हेडलाइन ये है व्हाट मे बी ट्रांसफर। सुन के आपको लग सकता है कि सेक्शन 6 इसके बारे में बात करेगा, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं करता है। वो एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो चलो हम लोग देखते हैं ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो स्पेस सक्सेसिनियस, जो सेक्शन 6 सब क्लोज ए है, इसके बारे में बात करते हैं। ये इसका सिंपली मीन्स है, दिस मीन्स द पर्सन एक्सपेक्टेड टू गेट ए प्रॉपर्टी इन द फ्यूचर। मतलब कोई भी एक बंदा, मान लो उसे लगता है भविष्य में मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगा, तो अगर वो ऐसा सोचता है, उसको लेकर कोई भी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर नीचे लिखा हूँ, आप देख सकते हो। ये सन expecting to inherit his father property while the father is still alive। मतलब मान लो कोई एक सन है, उसका फादर अभी तक जीवित है, उसे लगता है उसे उसका फादर का प्रॉपर्टी मिलेगा जब उसका फादर मर जाएगा, इनहेरिटेंस के थ्रू, सक्सेशन के थ्रू, लेकिन उसका फादर अभी तक भी जीवित है। तो ऐसा सोच के, ऐसा एक्सपेक्ट करके वो कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल नहीं कर सकता, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ए पर्सन वेटिंग टू गेट प्रॉपर्टी थ्रू विल, दिस होप कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर। कोई बंदे को लगता है उसका दादा होगा या फिर परदादा होगा, उसे लगता है जब मेरे परदादा मरेंगे मेरे लिए कुछ विल बना के जाएंगे, तो मुझे वो विल के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगा, तो मैं इसको सेल करूँगा। तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना, जो उससे लगता है मुझे अगर ये होगा तो ये मिलेगा तब मैं सेल करूँगा, तो ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस पे वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। तो सेक्शन 6 सब क्लोज ए इसी के बारे में बात करता है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लोज बी क्या कहता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं जो सेक्शन 6 का सब क्लोज बी है वो क्या कहता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 6 का सब क्लोज बी ये कहता है राइट टू री एंट्री। व्हाट डज इट मीन बाय राइट टू री एंट्री। अगर मान लो आपके नाम पे कोई घर है, ठीक है ना, और आपने जो आपके नाम पे जो घर है वो किसी को लीज पे दे दिया या फिर रेंट पे दे दिया, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन होगा, या फिर मान लो आपने उसको 1 साल के लिए रेंट पे दिया, तो जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा आप उसको घर से निकाल सकते हो एज अ ओनर, एज अ लैंडलॉर्ड। तो आपके पास वो राइट है, और अदर कंडीशन आप एग्रीमेंट में लिख सकते हो। अगर कोई भी कंडीशन वो ब्रेक करता है या ब्रीच करता है, तब आप उसको वहाँ से निकाल सकते हो और एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो। तो इसी को ही राइट टू री एंट्री बोला गया है एज पर सेक्शन 6 सब क्लोज बी। तो चलो इसको विस्तार से देखते हैं और समझते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, व्हाट इज राइट टू री एंट्री। तो सेक्शन 6 सब क्लोज बी राइट टू री एंट्री के बारे में बात करता है। राइट टू री एंट्री आप लोग सोल्ड नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। ये क्या है देखो, इफ ए लैंडलॉर्ड गिव्स लैंड ऑन ए लीज एंड कीप्स ए राइट टू टेक इट बैक इफ द टेनेंट ब्रेक ए कंडीशन, राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी सोल्ड टू समवन एल्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पहले, अगर आप
आपके नाम पे कोई घर है, आपने किसी को लीज पे दिया, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया आप लोगों ने और उसमें कुछ कंडीशन इम्पोज किए। बाय चांस जो टेनेंट है, जो रहने आया है आपके घर पे रेंट देकर, उसने कोई भी कंडीशन का ब्रीच किया, तो आपके पास ये अधिकार होगा एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द लैंड ओनर, यू कैन रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर होम। ओके, सो ये इसी चीज़ के बारे में बात करता है और इसको आप लोग सोल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हूँ, आप इसको देख लो। ए लैंडलॉर्ड कैन नॉट ट्रांसफर द राइट टू टेक इट बैक लैंड फॉर द टेनेंट टू ए थर्ड पर्सन। अभी इसको एक अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल ले लो, मेरे नाम पे एक हाउस है, मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है ना, और मैंने एक मैनेजर अपॉइंट किया, वो रेंट कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। मैं ये हूँ, मैं लैंड ओनर हूँ, मैंने बी को रेंट पे दिया और मैंने सी को अपॉइंट किया कि तू जा और बी से रेंट कलेक्ट कर। तो मेरा जो राइट है, अगर कोई भी वो कंडीशन ब्रीच करता है, ठीक है ना, तो सी के पास ये राइट नहीं होगा, वो री एंट्री करेगा और उसको बोलेगा तू निकल। ये राइट सिर्फ मेरे पास रहेगा और मैं इस राइट को कभी भी सोल्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो आई होप आप लोग सेक्शन 6 सब क्लोज बी है वो समझ चुके होंगे। अभी देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लोज ई क्या कहता है। तो देखो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर सेक्शन 6 सब क्लोज ई, जो कि बात करता है ईजमेंट के बारे में। तो ये ईजमेंट क्या है, ईजमेंट का मतलब क्या है, आप ये देखो। द ईजमेंट मीन्स द राइट टू यूज समवन एल्स लैंड फॉर व्हाट पर्पस, right to way and right to light and some other purpose which is mentioned in this easement. ओके, सो ये सिंपली ये कहता है easement एक ऐसा चीज़ है जिसको आप लोग किसी और के लैंड को यूज़ कर सकते हो right to way, यानी कि जाने के लिए। मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। ये एक लैंड है, ये टोटल सा लैंड है, ठीक है ना। ये पार्ट ए का है और ये पार्ट बी का है, तो दोनों ही अलग अलग लैंड है। लेकिन पहले ये ने खरीद लिया, अभी बी ने खरीदा, लेकिन बी के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। मान लो ये सड़क है, अभी बी को यहाँ पर जाना है, मान लो एक ए का जाने के लिए रास्ता तो है यहाँ से, लेकिन बी के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर बी के पास राइट टू ईजमेंट होगा, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी खरीदा है, तो इसके पास राइट टू ईजमेंट है, तो बी ए के लैंड से जा सकता है। अगर इसको ए लैंड ना दे तो ये कोर्ट में उसको स्यू भी कर सकता है। राइट टू ईजमेंट के तहत राइट टू वे वो ले सकता है और वो ए का जो रास्ता है उसको यूज़ कर सकता है एज अ राइट टू वे के लिए। एंड राइट टू लाइट के लिए भी सेम पर्पज से यूज़ कर सकता है। तो इसी को ही राइट टू ईजमेंट कहते हैं और दिस कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। अगर एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, मैंने तो आप लोगों को समझा दिया राइट टू ईजमेंट क्या है, और इसको आप लोग अलग तरीके से सोल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप अपना लैंड सोल्ड करोगे यानी बेचोगे, तो आपके लैंड के साथ जो आपका राइट था, राइट टू ईजमेंट यानी राइट टू वे, राइट टू लाइट, वो भी एक साथ आपको बेचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सिर्फ मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना लैंड बेच देता हूँ, राइट टू लाइट एंड राइट टू वे जो कि ईजमेंट के तहत आपको मिलता है, आप सोच रहे हो मैं उसको सोल्ड नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सिंपली उसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 6 सब क्लोज सी कहता है ईजमेंट दिस कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। सो आई होप ये वाला जो सेक्शन है आप लोग समझ चुके होंगे। अभी देखते हैं अनदर सब सेक्शन। तो यहाँ पर मैंने जो सेक्शन 6 सब क्लोज डी है ये क्या कहता है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अभी देख आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, तो सेक्शन 6 जो सब क्लोज डी है ये रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, जो कि प्रोहिबिट किया गया है, जिसको आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 6 सब क्लोज डी। तो ये क्या कहते हैं, चलो इसको समझते हैं। A persons having a limited or life interest in the property only for their lifetime cannot be transferred more than what they have। मतलब ये लाइन सिंपली ये कहता है, अगर कोई भी बंदा, मान लो मेरे लाइफ टाइम के अंदर मुझे कोई अधिकार है, मान लो मैं अभी जीवित हूँ, मेरे पास अभी अधिकार है, मैं जब तक जीवित हूँगा तब तक इस पेन को मैं होल्ड करके या फिर मेरे पास रख सकता हूँ, तो मैं इसको सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये मेरे पास है। तो इसे एक अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको आसानी होगा समझने में। तो यहाँ पर देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, ए विडो हैविंग द राइट टू स्टे इन द हस्बैंड हाउस
ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम बट कैन नॉट सेल दैट राइट। कोई एक विधवा है जिसका हस्बैंड मर चुका है, लेकिन उसके पास अधिकार है, वो अपने हस्बैंड के हाउस पे यानी मैट्रिमोनियल हाउस पे जाके रह सकता है जब तक वो जीवित है, जब तक वो चाहे रह सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, चलो मेरा रहने का अधिकार है अपने हस्बैंड के हाउस पे, मैं नहीं रहूँगा, मेरा सिस्टर रहेगा या फिर मेरे बदले में वो रहेगा, उसका रेंट मुझे दे देना। तो ऐसा वो नहीं कर सकता, उसका जो अधिकार है लाइफ टाइम उसको सॉल्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको सेल कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट बोला गया है, यहाँ पर देखो, ए पर्सन हैविंग ए लिमिटेड और लाइफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओनली फॉर देयर लाइफ टाइम, मतलब जब तक वो जीवित है तब तक उसके पास जो अधिकार है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो का एक एग्जांपल दिया, वो उसको सोल्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक और देखो, कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन व्हाट दे हैव, जो उसके पास है ही नहीं वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये सिंपली इसी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 6 सब क्लोज डी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी चलो अनदर देखते हैं। तो सेक्शन 6 सब क्लोज डबल डी क्या कहता है? राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। आप तो हेडलाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस बोला जा रहा है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, जो फ्यूचर में उसके पास जो अधिकार होगा खुद को मेंटेन करने के लिए कुछ क्लेम कर सकता है, इस टाइप सा। तो चलो यहाँ पर ये क्या कहता है, देखो, ये वुमेन राइट टू गेट अ मेंटेनेंस, मनी हो गया या फिर प्रॉपर्टी हो गया, कैन नॉट बी ट्रांसफर। जैसे आप सभी लोगों को पता है, अगर चाहे आप लोग मुस्लिम मैरिज लॉ देख लो या फिर हिंदू मैरिज लॉ देख लो, अगर कोई भी वुमेन डिवोर्स फाइल करता है तो उसके साथ साथ वो मेंटेनेंस भी फाइल करता है, क्योंकि वो उसका अधिकार है। उस अधिकार के चलते वो अपने हस्बैंड से कुछ प्रॉपर्टी हो गया या फिर मनी हो गया क्लेम कर सकता है, ये इसका अधिकार है। तो उसका ये जो अधिकार है वो अपने अधिकार को किसी दूसरे को सॉल्ट नहीं कर सकता, नहीं बेच सकता। तो यही सेक्शन 6 सब क्लोज डबल डी यही कहता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, यहाँ पर आप उसको देख लो। ये द वुमन गेटिंग रिसीविंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड और फैमिली कैन नॉट सेल और ट्रांसफर। तो उसे जो मान लो मेंटेनेंस मिल रहा है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू या फिर कोई अदर पर्पस के थ्रू, उसे कोई मेंटेनेंस मिल रहा है जो उसका फैमिली या फिर हस्बैंड प्रोवाइड कर रहा है, एज ए लीगली उसको मिल रहा है, तो वो उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो अधिकार है उसका, लेकिन वो उसको बेच नहीं सकता, सोल्ट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 6 सब क्लोज डी यही कहता है। आई होप सेक्शन 6 डी क्या कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड द राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। अभी चलो सेक्शन 6 सब क्लोज ई क्या कहता है वो हम देखते हैं। तो अभी देखो, जो सेक्शन 6 सब क्लोज ई, सेक्शन 6 सब क्लोज एफ एंड सेक्शन 6 सब क्लोज जी क्या कहता है। तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 ये समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा। तो चलो देखते हैं। तो सेक्शन जो 6 सब क्लोज ई है वो राइट टू स्यू के बारे में बात करता है। ये एक्चुअली है क्या? ये आपके पास एक अधिकार होता है, मान लो आपके साथ कोई गलत हो गया, जो सिविल रॉन्ग हो गया, तब आपके पास एक अधिकार होता है, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो यहाँ पर ये बोला गया है, यू कैन नॉट सेल और ट्रांसफर द राइट टू फाइल ए लॉ सूट फॉर समथिंग लाइक रिकवरिंग ए डेप्थ और डैमेज। डेप्थ मीन्स मान लो आपने किसी बंदे को उधार दिया, कुछ पैसे का हेल्प किया, उस बंदे ने बोला 1 महीने के अंदर लौटा दूंगा, आपने बार बार उसको रिक्वेस्ट किया, उसने नहीं दिया, तो उसके लिए उसको रिकवर करने के लिए आप कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास सिविल सूट, जो कि लॉ सूट के नाम से जाना जाता है, आप उसको फाइल कर सकते हो और अपने जो डेप्थ है, जो उधारी दिए थे, उसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन वो आपको प्रूव करना होगा, वो अदर कॉन्सिक्वेंसेस है। और अगर कोई आपको डैमेज हो गया तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हो। मान लो किसी की वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो एज अ डैमेजेस। ओके, तो सिंपली ये इसी के बारे में बात करते हैं। आपका जो राइट टू फाइल अ सिविल सूट है, आप इसको बेच नहीं सकते हो, इसको सोल्ट नहीं कर सकते हो। यही सेक्शन 6 सब क्लोज ई कहता है। तो आई होप ये वाला जो सेक्शन है आप लोग समझ चुके होंगे। और अभी हम बात करते हैं सेक्शन 6 सब क्लोज एफ के बारे में। ये क्या कहता है? पब्लिक ऑफिस और सैलरी कैन नॉट बी ट्रांसफर और सोल्ड। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये इसका मीनिंग देखते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब और ए पेंशन सैलरी फ्रॉम ए पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट जॉब
इस टाइप से जॉब होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफर करता है। वहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छा खासा होता है, वहाँ पर आपको पेंशन भी मिलता है, सैलरी भी मिलता है। तो ये सिंपली यही कह रहा है, आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिला है आप उसको बेच नहीं सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, फ्यूचर में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं। और आपको जो पेंशन भी मिलेगा आप उसको भी बेच नहीं सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो यही सिंपल सा ये यही कह रहा है सेक्शन 6 सब क्लॉज F, यही कह रहा है पब्लिक ऑफिस और सैलरी जो आपको मिलता है और जो भी किसी बंदे को मिला है वो उसको सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है ना। अभी देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज G क्या कहता है, स्टिपेंड्स और पेंशन। तो सिंपली जो अलाउंस होता है ना सिविल सर्वेंट के लिए, मिलिट्री के लिए, नेवी के लिए एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, और जो उनको पेंशन मिलता है, तो वो उस चीज़ के बारे में बात करता है। उस चीज़ को आप लोग बेच नहीं सकते और ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंपली यही बोल रहा है, स्टिपेंड्स एंड द पेंशन फॉर द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द मिलिट्री और सिविल सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो ये सारा जो चीज़ है आप किसी को बेच नहीं सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। सिंपली ये इसी के बारे में बात करता है, ये काफ़ी ईजी है। ठीक है ना। अभी चलो हम लोग नेक्स्ट सब सेक्शन को देखते हैं। देखो जो बाकी का रेस्ट पोर्शन था और जो बाकी का पोर्शन था मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, अभी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सेक्शन 6 सब क्लॉज H क्या कहता है, इंटरेस्ट अपोज टू नेचर ऑफ पर्पस, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप उसको सोल्ड नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये बोलता है इंटरेस्ट अपोज टू द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सिंपली अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, समथिंग बाय देयर नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड लाइक रिलीजियस ऑफिसेस, रोल एज अ प्रीस्ट, टेम्पल पुजारी, थिंग्स कंसिडर्ड पर्सनल। ऐसे ऐसा कुछ चीज़ें हो गया, मान लो मेरा नेचर है, मैं शुरू से कोई मंदिर का पुजारी हूँ और मैं पूजा करता आ रहा हूँ, तो जो मेरा जो ये अधिकार है, ठीक है ना, इसको किसी और को मैं बेच नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये सिंपली यही बोल रहा है, इंटरेस्ट अपोज द नेचर। मैं यहाँ पर एग्जांपल भी एक छोटा सा लिखा हूँ, यू कैन नॉट सेल योर पोजिशंस एज अ प्रिस्ट। अगर मान लो कोई भी आप एक पोजीशन में हो टेम्पल में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में, एज अ पर्सन आपके नेचर की वजह से, तो आप उसको सोल्ड नहीं कर सकते। जो आपका नेचर है, जो आपका पोजीशन है, आप उसको सोल्ड नहीं कर सकते। तो ये सिंपली इसी के बारे में बात करता है सेक्शन 6 सब क्लॉज H। अभी देखो सेक्शन 6 सब क्लॉज I क्या कहता है। तो यहाँ पर सिंपली ट्रांसफर फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, आपका इंटेंशन ही है कोई कुछ अनलॉफुल करने के लिए, तो वो भी वैलिड नहीं होगा और वो भी ट्रांसफ़र आप लोग नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा सेक्शन 6 सब क्लॉज I का। तो ये सिंपली क्या है आप लोग देख लो, इफ़ द ट्रांसफरिंग पर्पज इज इलीगल, लाइक गैम्बलिंग के वजह से हो गया या फिर स्मगलिंग के वजह से हो गया, तो ये लॉ में अलाउड नहीं है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा और वो वैलिड नहीं होगा। मान लो मैं कुछ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कुछ स्मगलिंग करने के लिए, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो इलीगल होगा और वो एक्सेप्शन में आ जाएगा और वो की अलाउ नहीं किया गया एज पर लॉ सेक्शन 6, एज पर TP एक्ट सेक्शन 6 सब क्लॉज I के तहत। अभी देखो लास्ट जो सेक्शन है ना, सेक्शन 6 का सब क्लॉज 6J है। तो ये क्या कहता है, if specific law says a property cannot be transferred, then it is restricted. What does it mean? मान लो कोई भी एक ऐसा लॉ है जो कि स्पेशली उसी चीज़ के लिए बनाया गया है और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप लोग इस चीज़ का ट्रांसफ़र करोगे, इसको बेचोगे, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो इलीगल होगा। जो कि वैलिड नहीं होगा, इलीगल तो छोड़ो, वो वैलिड ही नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक लॉ में बताया गया है। जैसे कि हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो भी अगर कोई एक्ट है और वहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है आप इस जगह के लैंड को अगर सेल करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोहिबिट किया गया है बाय लॉ। तो वो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द ट्राइबल लैंड और द गवर्नमेंट लैंड आप उसको सेल नहीं कर सकते, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग अलग चीज़ें जो है लॉ फ्रेम किया जाता है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया में सब लॉ लागू नहीं होता है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको लागू कर सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉ है, कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज है। तो उन लोगों का लैंड जो है ना कोई भी बाय एंड सेल नहीं कर सकता है एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कोई अगर स्पेसिफिक लॉ होगा तो उसके तहत वो कर सकता है, लेकिन इसके तहत नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट लैंड को भी वो बाय एंड सेल नहीं कर सकता एज पर द सेक्शन 6 सब क्लॉज J। तो आई होप
जो सेक्शन 6 था और उसका जो सबसेक्शन था मैंने आप लोगों को अच्छे से विस्तारित से समझा दिया और आप लोग समझ भी चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा आपके डाउट को। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड है और कोई फैमिली मेंबर है जो इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहता है तो आप उसको इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।